जैसा कि सब लोग जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी में हम लोगों ने क्लास को कंटिन्यू किया है। जो भी बच्चे होंगे सबको गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने फैमिली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ खुशहाल रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो हम लोग आज क्लास 9th में पढ़ेंगे क्लास 9th का इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मानव एक संसाधन। हम लोग आज पढ़ेंगे इसके बारे में कि मानव एक क्या है, संसाधन। मानव को हम लोग कोरिलेट करेंगे इसके साथ, संसाधन के साथ। हम लोगों ने संसाधन की परिभाषा जान चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी वस्तुएं हमें दिखती है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? वे सभी संसाधन कहलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे है दो चीज है, मानव और एक संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मानव के बारे में और फिर हम लोग जानेंगे संसाधन के बारे में। हम लोग सब लोग जानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है तथा उनकी न्यूनतम जो आवश्यकताएं होती है, जिसको हम लोग नीड्स बोल सकते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये क्या है? मानव की नीड्स हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वह है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। अब हम लोग संसाधन के बारे में जानते हैं या देखते हैं। संसाधन मानव के बारे में हम लोग जानेंगे कि मानव क्या है। यानी मानव, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। अगर हमें समाज से अलग निकाल दिया जाए, एक रूम में बंद कर दिया जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा जीना संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और वह अपनी सारी क्रियाएं समाज के अंदर करता है। अब हम लोग देखते हैं संसाधन। संसाधन क्या है? अब अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए जिन जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का हम लोग उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम संसाधन कहते हैं। या मनुष्य अपने दैनिक जीवन यानी रेगुलर लाइफ में जिन जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, एक एकदम सिंपल सी भाषा में संसाधन को समझते हैं कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? तो उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। यानी दैनिक जीवन में जो भी हम लोग जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे सभी क्या कहलाती है? तो वे सभी संसाधन कहलाती है। अब एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जिमरमैन। उनका क्या कथन है यानी हमारे अर्थशास्त्र के बारे में? तो ये जिमरमैन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि संसाधन क्या है। तो जिमरमैन के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं कि संसाधन क्या है? संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी संसाधन को क्या किया जा सकता है? हम अपने नॉलेज के आधार पे हम लोग उसका उपयोग करते हैं तो वह क्या बन जाता है? वह संसाधन बन जाता है। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, किसी भी अर्थशास्त्री का जो भी हम लोग उनके द्वारा जो टॉपिक या जो चीज उन्होंने परिभाषा दिया है, सेम टू सेम परिभाषा को लिखेंगे। इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर क्या हम लोग उसमें अपने तरीके से उसको बना सकते हैं? बनाएं। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी अर्थशास्त्री हैं, समाज शास्त्री हैं या जो भी हो, हम लोग क्या करेंगे, जिन्होंने उस परिभाषा को दिया है उसको सेम टू सेम लिख देंगे, सेम टू सेम छाप देंगे, ठीक है। और क्या कर देंगे, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। ये बात एकदम ये स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी है इस पॉइंट को समझना
कि हम लोग क्या करेंगे, वो सेम टू सेम लिखेंगे और क्या करेंगे, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि संसाधन बनते नहीं, क्या होते हैं, संसाधन बनते हैं, संसाधन को बनाए जाते हैं। जैसा कि अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, जो भी स्टूडेंट्स देखेंगे, देख रहे हैं, वो हमारी हर बातों को समझ रहे होंगे या समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई त्रुटि हो तो क्या करें, हमें समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, कॉल करें। अब हम लोग आगे देखते हैं मानव संसाधन के बारे में। मानव संसाधन क्या है? बोला कि मानव संसाधन यह हमारी अवधारणा है। क्या है? हमारी अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर, जो क्या करती है, जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति में क्या कर देती है, परिसंपत्ति के रूप में बदल जाती है। उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मानव संसाधन। यानी कहने का मतलब कि हम अपने अवधारणा के अनुसार, सोच के अनुसार जनसंख्या को अर्थव्यवस्था के दायित्व के परिसंपत्ति के रूप में जो बदल जाती है, यानी हम लोग उसको विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मानव संसाधन। अब हम लोग आगे देखते हैं मानव संसाधन में। बोला कि शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शिक्षण सेवाओं के निवेश के परिणाम रूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बढ़। अब कब वह जनसंख्या, कब वह सेवाएं मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है, जब वह शिक्षा, प्रशिक्षण, शिक्षण सेवा एवं निवेश के परिणाम स्वरूप जब क्या कर जाता है, वह जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानव संसाधन कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली क्या है, पूंजी है। ये जो मानव संसाधन है और किसी चीज का जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन में हो सकने वाली या प्रोडक्शन में होने वाली जो क्या है, जो भी प्रोडक्शन होता है वह क्या है, मानव पूंजी। अब आगे है, हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश के विकास के समुचित रूप से संसाधन, यानी किसी भी देश की जब अर्थव्यवस्था को बढ़ाना हो, किसी भी देश को क्या करना हो, उसको समुचित रूप से विकसित करना हो, तो वहां के संसाधन का समुचित प्रयोग करना चाहिए, ताकि उस देश का क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। यानी ये हम लोग सारे चीज हम लोग समझे मानव संसाधन के अंतर्गत, ये सारा चीज हमें मानव संसाधन के अंतर्गत पढ़ना है। अब हम लोग मानव संसाधन के बाद में मानव पूंजी क्या है, यानी उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मानव पूंजी के बारे में जानेंगे कि मानव पूंजी क्या है। तो बोला कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, यानी प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए मानव संसाधन के रूप में क्या किया गया है, जाना गया है। यानी किसी चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, संसाधन के रूप में जाना गया है, और इस संसाधन को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, मानवीय पूंजी कह सकते हैं। यानी उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए मानव संसाधन के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग माना जाता है, प्रयोग किया जाता है, और इस संसाधन को हम लोग मानवीय संसाधन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि वह उत्पादन की क्रिया का क्या है, वह प्रमुख अंग है। वह उत्पादन की प्रमुख क्रिया का क्या है, वह अंग है, अथवा इसे हम लोग स्रोत भी कह सकते हैं। अब है कि मानवीय पूंजी सजीव एवं सक्रिय होता है। जो मानवीय पूंजी जो होता है वह क्या होता है, सजीव होता है और क्या होता है, सक्रिय भी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक पूंजी क्या है। यानी हम लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जब भी होंगे कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्वेश्चन आता है कि हम लोग भौतिक पूंजी किसे कहते हैं, मानव पूंजी किसे कहते हैं, क्वेश्चन आएगा कि भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी में क्या अंतर है। तो हम लोग मानवीय पूंजी को समझ गए कि हम लोग जब भी क्या करेंगे, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का उपयोग करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, मानवीय पूंजी कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं
कि हमारा भौतिक पूंजी क्या है, यानी भौतिक पूंजी से हम क्या समझते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी में क्या अंतर है। तो हम लोग भौतिक पूंजी को समझते हैं। भौतिक पूंजी उस पूंजी को कहते हैं, इस पूंजी को कहते हैं जो बोल रहा है कि जो स्वयं के द्वारा निर्माण किया गया हो, जो क्या किया गया हो, स्वयं के द्वारा निर्माण किया गया हो, या अपनी सुख सुविधाओं के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, भौतिक पूंजी कहा जा सकता है। यानी अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिन सामानों का निर्माण करते हैं और हम उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसे हम लोग भौतिक पूंजी कहते हैं। तो हम लोग भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी के बारे में जानेंगे कि भौतिक पूंजी क्या है। उसके बाद हम लोग मानवीय पूंजी क्या है, यानी हम लोग संसाधन को तो फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। जब हम लोग पालमपुर गांव की कहानी पढ़ रहे होंगे तो हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं, और भी हमें विस्तार पूर्वक आगे के क्लासों में पढ़ना होगा कि क्या होता है। अभी हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे कि मानवीय पूंजी एवं भौतिक पूंजी क्या है, और हम लोग लगभग जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको क्लियर हो रहा होगा कि यह क्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी में क्या अंतर है। यहाँ पे मानवीय संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि मानव संसाधन एवं इसमें हम लोग देखेंगे कि भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी में क्या क्या अंतर पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि भूमि, भवन, मशीन आदि जिनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, उसे हम लोग भौतिक पूंजी कहा जा सकता है। यानी भूमि का उपयोग हम लोग, भवन का उपयोग अपने सुख सुविधाओं के लिए, मशीन का उपयोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग भौतिक पूंजी कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी में क्या अंतर है। तो हम लोग एक एक पॉइंट्स को जानेंगे कि भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी में क्या क्या अंतर है। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले भौतिक पूंजी को देखते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग मानव पूंजी को देखेंगे। तो भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। भौतिक पूंजी क्या है, हम लोग भौतिक पूंजी के बारे में जानेंगे। तो भौतिक पूंजी क्या है, भौतिक पूंजी उत्पादन का, यानी भौतिक पूंजी से उत्पादन का कोई लेन देन नहीं है, इसलिए बोल रहा है कि यह क्या है, यह उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। और हम लोग इधर देखते हैं मानव पूंजी, तो बोल रहा है कि मानव पूंजी यानी उत्पादन का सक्रिय साधन, यानी उससे क्या होता है, किसी भी तरह का हम लोग उत्पादन करेंगे तो यह हमारी पूंजी क्या करेगी, उसमें अहम भूमिका निभाएगी। तो उसे हम बोल सकते हैं कि भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है और मानव पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है। फिर हम लोग आगे अगले पॉइंट को देखते हैं। बोले कि भौतिक पूंजी मूर्त होती है, यानी कहने का मतलब है उसका हम लोग कोई उपयोग नहीं कर सकते, जिसे बोल रहा है कि बाजार में ले जाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, यानी भौतिक पूंजी को, जैसे हम बता चुके हैं कि जो भी हम लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो उपयोग करते हैं वह भौतिक पूंजी कहा जाता है। और भौतिक पूंजी जैसे हम लोग चेयर पे बैठते हैं, कुर्सी पे, और हम लोग सोते हैं बेड, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल पे बैठने के लिए, उठने के लिए, ये सब जो हम लोग क्या कर सकते हैं अपने उपयोग में, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बाजार में ले जाया जा सकता है। और मानवीय पूंजी देखते हैं कि मानवीय पूंजी क्या होती है, अमूर्त होती है, ठीक है, जिसे बाजार में बेचा क्या किया जा सकता है, बाजार में नहीं बेचा जा सकता, बाजार में ले ही नहीं जाया जाएगा तो बेचने की बात ही अलग है। केवल मानवीय पूंजी के सेवाओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। जो भी इसके अंदर जो भी सेवाएं होगी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खरीद या बेच सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं
भौतिक पूंजी को इसके स्वामी से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। यानी पंखे पे जिसका अधिकार है उससे अलग किया जा सकता है, कुर्सी पे जिसका अधिकार उससे अलग किया जा सकता है, जमीन के टुकड़े पे जिसका अधिकार उससे क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। वही बोल रहा है तो भौतिक पूंजी को इसके स्वामी से क्या किया जाएगा, इसको अलग किया जा सकता है। और इधर हम लोग देखते हैं मानवीय पूंजी को इसके स्वामी से अलग नहीं किया जाएगा। यानी जो भी मानवीय पूंजी है, उत्पादन के जो साधन है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग अलग नहीं किया जा सकता है। यानी भौतिक पूंजी में इसके स्वामी को क्या किया जाता है, इसके स्वामी को जो भी सामान होता है उससे स्वामी को क्या कहता है, अलग किया जा सकता है। लेकिन मानवीय पूंजी में इसके स्वामी को अलग किया नहीं जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक पूंजी देश के अंदर पूर्णतः गतिशील होती है। वह किसी न किसी रूप में क्या करती है, वह हमारे देश के अंदर किसी न किसी रूप में क्या करती है, वह कार्य करती है। और मानवीय पूंजी देखते हैं कि मानवीय पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं होती है। यह राष्ट्रीयता तथा संस्कृति से क्या होती है, बाधित होती है। यह क्या होता है, हमारी जो राष्ट्रीयता है, जो हमारी संस्कृति है, उससे क्या होता है, यह भिन्न होता है। अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ होता है। यानी जो भौतिक पूंजी होता है और जो इसका मालिक होता है, उससे क्या होता है, उसी को लाभ प्राप्त होता है, हमारे दूसरे लोगों को प्राप्त नहीं होता है। यानी जो भी हम लोग कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो खरीदने से क्या होता है कि हम लोग उसके खुद उससे लाभप्रद हो सकते हैं, दूसरा कोई क्या कर सकता है, उससे लाभप्रद नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, भौतिक पूंजी से इसके जो भी स्वामी होंगे, जो भी खरीदने वाला होगा, जो भी मालिक होगा, उसको क्या हो सकता है, निजी लाभ होगा। और मानवीय पूंजी के स्वामी को इससे क्या होता है, जो मानवीय पूंजी होता है और जो इसके स्वामी होते हैं, इससे क्या होता है, निजी लाभ नहीं होता है। तथा साथ ही समाज में सामाजिक मतलब निजी लाभ भी होता है। इसमें यही अंतर है कि मानवीय पूंजी से क्या होता है, स्वामी के निजी लाभ भी होता है और साथ ही साथ क्या हो सकता है, समाज को भी इससे लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी दोनों में अंतर है कि भौतिक पूंजी में इसमें क्या हो सकता है, यानी जो भी इसका मालिक होगा उसको इस पे अधिकार होगा, उस पे इसका अधिकार होने के साथ उसको निजी लाभ होगा। लेकिन जो मानवीय पूंजी है उसको तो लाभ होगा ही होगा, और जो हमारे समाज के जो लोग हैं उनको भी क्या होगा, इससे हमें लाभ होगा। आगे के क्लास में हम लोग इसके आगे और पढ़ेंगे और हम लोग देखते चलेंगे, एक एक पॉइंट्स को समझते चलेंगे और हम लोग आगे यानी हर सिलेबस को समझते चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।